हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शिक्षा कुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ इश्यूज पर जो ज्योग्राफी से संबंधित इश्यूज हैं, करंट इश्यूज हैं और इस प्रकार जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो चलते हम लोग बात करते हैं कि आखिर में क्या है वो इश्यूज। आज का जो इशू है आपके सामने वो गहरे समुद्र में खनन मीन्स कैसे होता है, गहरे समुद्र में खनन क्यों एक बार चर्चा में आया है, इन सभी मुद्दों पे टॉपिक्स पर हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप देख रहे हैं कि हम लोगों के द्वारा यूपीपीसीएस 2024 फाउंडेशन कोर्स लेकर आ चुके हैं हम लोग। कब से? तो आप देख रहे हैं कि हम लोग लेकर आए हैं 30 जून से, जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपके सपने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी मुखर्जी नगर की सबसे टीम आपके सामने है, जिसमें देख रहे हैं आर कुमार सर इकोनॉमी, साथ ही साथ में अतुल लोहिया सर आपको नीति शास्त्र, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। यदि हम बात करें संजीव श्रीवास्तव सर आपको ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, साथ ही साथ में दीपक सर आपको इतिहास एंड यूपी स्पेशल, संजीव कुमार सर नीति शास्त्र, और मेरा जो आपका संबंध होगा ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ होगा। तो हम लोग इस बैच में यूपीपीसी 2024 जो बैच है, जो ये फाउंडेशन कोर्स है आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सभी बच्चे जो अभी तक एनरोल नहीं हो पाए हों वो जल्दी से एनरोल हो जाएं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपके सपने को साकार कराने की यहाँ पे पूरी शिद्दत के साथ हम लोग लग चुके हैं। यदि हम कहें कि आखिर में मेरे बारे में, तो आप लोग जानते ही हैं। अब चलते हैं जो इश्यूज है वो गहरे समुद्र में खनन। चलते हम लोग बात करते हैं आखिर में चर्चा में क्यों है गहरे, आखिर में ये चर्चा में क्यों है, इसका क्या रीजन है। तो अभी हुआ क्या कि इंटरनेशनल जो सीवेड अथॉरिटी है, तो इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी हरित ऊर्जा के लिए जो आवश्यक जो खनिज हैं, हरित ऊर्जा के लिए आवश्यक खनिज के खनन के लिए, जो खनिज के खनन के लिए इंटरनेशनल सीवेड में, आप यहां पे देख सकते हैं इंटरनेशनल सीवेड में गहरे समुद्र में खनन अनुमति देने की योजना बना रही है। और इस प्रकार गहरे समुद्र में खनन एक बार फिर चर्चा में। दूसरा, ये आपके न्यूज में आपने देखा होगा, इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज में था, आपने देखा होगा द हिंदू में भी था। लेकिन इस न्यूज को इतना ही पढ़ करके और अलग हो जाना, ये आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, यूपीपीसीएस के लेवल से फिर ये अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा। आखिर में क्या है इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी, इसको भी जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप जब न्यूज पढ़ते हो तो एक एग्जाम के दृष्टि से कि हमें यूपीपीसीएस को क्रैक करना है, ऐसे में देख सकते हो आईएसए इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी का कानूनी एवं तकनीकी आयोग गहरे समुद्र में खनन संबंधी विनियमों के विकास की देखरेख करता है। आईएसए नियमों के तहत खनन कार्य वर्ष 2026 में शुरू हो जाएगा। एक आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी के या इसके नियमों के तहत खनन कार्य कब से शुरू होगा, तो 2026 से शुरू हो जाएगा। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर गहरे समुद्र में खनन है क्या। जब गहरे समुद्र में खनन की बात होती है तो इसका मीनिंग ये होता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि गहरे समुद्र में, ये मान लीजिए समुद्र है, यदि यहां पे देखिए ये समुद्र है, तो इस गहरे समुद्र में खनन के द्वारा, आप इस फिगर को देखो, गहरे समुद्र तल से, ये क्या है, समुद्र तल है, तो गहरे समुद्र तल से खनिज एवं धातु निकालने की प्रक्रिया, ये क्या है, यहां से समुद्र तल है, इस समुद्र तल में क्या है, खनिज है, इस समुद्र तल में क्या है, धातु है। तो इन खनिज एवं धातु को निकालने का जो प्रोसेस है, जो निकालने की प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं गहरे समुद्र में खनन। मींस यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गहरे समुद्र में खनन से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, तो आपका जवाब होगा कि गहरे समुद्र तल से खनिज एवं धातु के निकालने का प्रक्रिया, निकालने की प्रोसेस, निकालने की प्रक्रिया।
दूसरा, गहरे समुद्र में खनन कितने प्रकार का होता है, ये भी आपके एग्जाम में, तो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? समुद्र तल में जमा जो समृद्ध बहुधातु ग्रंथिकाएं हैं, जो नोड्यूल्स हैं, उनको अलग करता है। सेकेंड, समुद्री जो तल से बड़े पैमाने पर सल्फाइड भंडार का खनन, यहां पे दूसरा आपका जवाब होगा सल्फाइड भंडार का खनन। और तीसरा, चट्टान से कोबाल्ट परतों की पृथक करना। यहां पे आपने 3 बातें देखी। सबसे पहला देखा कि जो समुद्र तल है, इस समुद्र तल में जो एक तरीके से बहुधातु समृद्ध बहुधातु यहां जमा है, उसको निकालने की प्रक्रिया। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि बड़े पैमाने पर जो सल्फाइड के जो भंडार हैं, उन सल्फाइड भंडार का खनन करना। और तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि चट्टान से कोबाल्ट की जो परतें हैं, इन चट्टानों से कोबाल्ट की परतों को अलग करना, कोबाल्ट की परतों को पृथक करना। ये महत्वपूर्ण खनन के 3 प्रकार हैं। यदि हम और बिंदु पे बात करें, अब आपके मन में उठ रहा होगा कि एक तरफ आप बात कर रहे हो कि सर जो समुद्र तल में समृद्ध धातुएं हैं, जो एक तरीके से आप कोबाल्ट को निकाल रहे हैं, एक तरीके से आप विभिन्न जो समृद्ध धातु हैं उनको निकालने का प्रयास करें। आखिर में ये क्या करेंगे? वास्तव में ये सभी नवीकरणीय जो ऊर्जा है, इस नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन के में उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण धातु है, और इसीलिए क्या कर रहे हैं? खनन करने की क्रिया कर रहे हैं। तो इन ग्रंथिकाओं, भंडारों या परतों में जो निकेल, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, कोबाल्ट और अन्य जो सामग्रियां पाई जाती हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन में उपयोग की जाने वाली बैटरी, अन्य सामग्रियों एवं सेलफोन, कंप्यूटर जैसी रोजमर्रा की तकनीकी के लिए आवश्यक होती है। यदि हम और बात करें कि कंपनियों और सरकारें इन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में देखती हैं, जिनका भविष्य में आवश्यक होगी, क्योंकि तटवर्ती जो भंडार हैं, जो कोस्टल एरिया में जो तट के किनारे हैं, तटवर्ती जो भंडार हैं, ये तटवर्ती भंडार समाप्त हो रहे हैं और मांग में लगातार वृद्धि जो मांग में वृद्धि है वो लगातार जारी है। जो डिमांड है वो लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो तटवर्ती भंडार हैं ये समाप्त हो रहे हैं। आखिर में अब आपके समझ ये उठता है कि सर आखिर में जब हम तटवर्ती खनन की क्रिया करते हैं, ठीक हम कर रहे हैं, यदि तटों के किनारे विभिन्न समृद्ध धातुएं उपस्थित हैं, विभिन्न जो रिसोर्सेज हैं, यदि ये उपस्थित हैं तो इनका हम खनन कर रहे हैं, और इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनमें हम इन धातुओं का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन क्या जब हम लगातार खनन की क्रिया करते हैं, जब हम गहरे समुद्रों में खनन करते हैं, तो क्या इसकी चुनौतियां पर्यावरण से संबंधित कोई चुनौतियां हैं या नहीं हैं? तो इन बिंदुओं पर भी आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट समझते हैं। जब ये हम विभिन्न धातुएं, कोबाल्ट, निकेल, दुर्लभ जो तत्व, जब इनका हम खनन करते हैं, तो खनन कहां से करते हैं? समुद्री तल से मुख्यतः करते हैं। तो इससे जो समुद्री का जो पारितंत्र है, ये समुद्री पारितंत्र को नुकसान होता है। जैसे समझिए, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है? समुद्री पारितंत्र है। अब यहां से जब हम करेंगे खनन की क्रिया, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो समुद्री जो इकोसिस्टम है, जो समुद्री पारितंत्र है, वो प्रभावित होगा। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र एक कार्यात्मक इकाई है, एक फंक्शनल यूनिट है, जो छोटा से छोटा भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये बातें आपको, और हालांकि जो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों से उत्पन्न ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन है। अब ऐसी स्थितियों में आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट यह है कि गहरे समुद्र में खनन समुद्री पारितंत्र एवं संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। पॉइंट नंबर ये एक क्या है? बहुत बड़ी चुनौती है। सेकेंड महत्वपूर्ण जो चुनौती है इसके समक्ष, जैसे जब खनन की क्रिया करती है तो आवाज, वॉइस आती है, एक तरीके से ऐसी वॉइस आती है जो बिल्कुल सहनीय होती ही नहीं है। एक आपको शोर लगता है, तो शोर होता है, कंपन होता है, प्रदूषण की क्रिया होती है।
तो ये भी क्या है, एक हमारी समझ चुनौती है। जब हम खनन की क्रिया कहते हैं, जब गहरे समुद्र में हम खनन की क्रिया करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चुनौती है। तीसरा पॉइंट समझे, जब हम खनन की क्रिया करते हैं तो रसायनों के जो रिसाव की क्रिया है, ये रिसाव या फैलाव की जो क्रिया है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चुनौती है। तो आप देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट शोर। तीसरा हमने कहा रसायनों के संभावित रिसाव तथा फैलाव शामिल हो सकते हैं, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। तो ये सभी पॉइंट्स अगले बिंदु पे, कुछ खनन प्रक्रियाओं से निकलने वाला, जैसे हम खनन क्रिया करते हैं, आपने देखा भी होगा, जब खनन क्रिया करते हैं तो खनन क्रिया से तलहट निकलते हैं, तलछट निकलते हैं, कीचड़ निकलते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो कीचड़ हम निकलते हैं, जो तलहट निकालते हैं, तो इसको क्या करते हैं, जब खनन क्रिया करके हम धातुओं को, जो दुर्लभ तत्व हैं, उनको जो निकालते हैं, तो ये जो कचरा है, जो ये तलहट है, जो तलछट है, इसको हम कई बार क्या करते हैं, समुद्र में पुनः ढकेल देते हैं। और ऐसी स्थिति में जो समुद्री पारितन, जो समुद्र में विद्यमान जो जीव जंतु हैं, उन पर क्या एक तरीके से हम प्रेस कर रहे हैं, अवदाब निक्षेपित कर रहे हैं, और जिससे उनका जीवन जो है वो प्रभावित हो सकता है, उनका जो जीवन प्रभावित हो जाता है और हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में कुछ खनन प्रक्रियाओं से निकलने वाला जो तलहट, कीचड़ युक्त तलहट या के ढेर को कभी कभी वापस समुद्र में डाल दिया जाता है, और जिससे ये एक समुद्री पारितंत्र को एक बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। अगला, मछली की जो आबादी समुद्री स्तनधारी जलवायु को विनियमित करने में गहरे समुद्र के पारितंत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका पर भी एक क्या निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ये क्या, एक जब हम गहरे समुद्र में खनन की क्रिया करते हैं तो कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, ये भी हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा, ध्यान देना होगा। अब जैसे आपके मन में गहरे समुद्र में खनन का विनियमन कौन करता है, आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में जब हम गहरे समुद्र में खनन की क्रिया करते हैं तो इस खनन का, जो हम खनन की क्रिया हमने किया, इसका रेगुलेट इसे कौन करेगा, कौन सा देश करेगा। तो पहला पॉइंट, जब अभी हम आपको ज्योग्राफी में हमने पढ़ाया भी है, और फाउंडेशन कोर्स में जो 30 जून से स्टार्ट हुआ है उसमें हम पढ़ाएंगे, तट रेखा की बात करेंगे, कि जब हम यहां से बात करते हैं, जो यहां पे जो कटी तटी जो तटरेखा है उसको मिलाए तो बेस लाइन होता है, और बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, 24 जो नॉटिकल माइल है, और उसे हम कहते हैं कॉन्टिग्यूस, और 200 जो नॉटिकल माइल है, 200 नॉटिकल माइल हम कहते हैं ईईजेड या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या हम कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये देश अपने स्वयं के समुद्री क्षेत्र तथा, ये क्या मीन्स विनियमन कौन करता है, कि देश अपने स्वयं के जो समुद्री, कोई कंट्री है उसका जो समुद्री स्वयं का क्षेत्र है, वो विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मीन्स तटरेखा से जो बेसलाइन हमने खींचा है, उस बेसलाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक हम कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रबंधन करते हैं, देश करते हैं। और 200 नॉटिकल माइल के बाद की बात होती है, जैसे ये क्या है, तटरेखा है, 200 नॉटिकल माइल तक कंट्री करते हैं। इसके बाद की स्थिति जो होती है, मीन्स इसके बाद ये जो की स्थिति होती है, इसका जो प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय महासागर तल या संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय द्वारा शासित होते हैं। क्या होता है, अंकलास। अभी जब हम आपको ओशनोग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अंकलास की मीनिंग होती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, जिसे अंकलास फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ और थर्ड हुआ 1982 में। 1982 में डिसाइड किया गया कि कितने क्षेत्रफल पर किस देश का अधिकार होगा, उसकी तटरेखा से, उसके वेस लाइन से, आधार रेखा से। उसके पहले वन अंकलास फर्स्ट होता है, अंकलास सेकेंड होता है, और विभिन्न कंसेप्ट यहां पर आते हैं, हम जिक्र करेंगे। यहीं पे आपको बहुत सारे ऐसे नियम बताएंगे कि आपने नाम सुना भी नहीं होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसके बाद ईईजेड जो एक्सक्लूसिव के बाद अंकलास द्वारा ये शासित होते हैं। अंकलास जो कि एक संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है। अब यहाँ पे गहरे समुद्र में खनन का भी है। संधि के अंतर्गत समुद्र तल एवं उसके खनिज संसाधनों को मानव जाति का एक साझा विरासत माना गया है। इस तरह से सब प्रबंधित किया जाना चाहिए कि आर्थिक लाभों को साझा करने
समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्थन, समुद्री पर्यावरण की रक्षा के माध्यम से मानव हितों की रक्षा की जाए। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें तो अब यहां पे आपने ये सारे कंसेप्ट समझ लिया है। अब जैसा कि हमने बताया कि चूंकि आप यूपीपीएससी की तैयारी करें, आपको नजर रखना है, जब आप न्यूज पढ़ते हैं तो उस न्यूज पर आपको नजर रखना है। आपने ये देखा कि गहरे समुद्र में खनन की बात हो रही है, आखिर में कौन कर रहा? तो जैसे आपने देखा इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या है, हम लोग जिक्र करते हैं। आईएससी क्या होता है? इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी है क्या? पहला पॉइंट, आईएससी संयुक्त राष्ट्र सामान्य प्रणाली के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। ये जो इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी है, ये इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा, इसका मुख्यालय किंगस्टन जमैका में है। 1982 में, अभी हमने जो बातें आपको बताई थी, 1982 में अंकलास के सभी राज्यपक्ष प्राधिकरण के सदस्य हैं, जिसमें यूरोपीय संघ सहित कुल 168 देश हैं, 168 देश हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसका मुख्यालय क्या है? यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एकदम और बिंदु पे जिक्र करें, प्राधिकरण अंकलास मींस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज द्वारा स्थापित 3 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। ये जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी, ये अंकलास मींस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज द्वारा स्थापित 3 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। और बिंदु पे, अन्य 2 महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा पर आयोग एवं समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। इस बात पर भी आपको नजर रखना है। तो इस प्रकार हम लोग एक, आखिर में इसका उद्देश्य क्या है? यदि हम इसकी एम की बात करें तो इसका उद्देश्य है प्राथमिक कार्य क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज गहरे समुद्र में खोज एवं दोहन को विनियमित करना। दूसरा, ये क्षेत्र पृथ्वी पर संपूर्ण समुद्र के केवल 50% से अधिक भाग पर स्थित है, 50% से अधिक भाग पर स्थित है। तो ये पॉइंट आपने देख लिया, आईएससी है क्या, इसका क्या उद्देश्य है, ये भी आपने ये देख ली। तो इसी प्रकार हम लोग नए नए इश्यूज के साथ, नए नए मुद्दों के साथ आपके सामने आते रहेंगे और बेहतरीन अंदाज में आपको सारी चीजें बताते रहेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और सेशन कैसा लगा ये आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।